नमस्कार एवरीवन। आज की अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ये अपने सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है। देखो थोड़ा मैं यहाँ से इसके लिए बिकॉज तीसरी बार मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा है। अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को वीडियो वापस स्टार्ट करना पड़ता है। बट एनीवेज, ये अपने चैप्टर का अपने सिलेबस का क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पे ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? सॉरी गाइस, सॉरी। ठीक है, इसके अंदर होपफुली अपना ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे करके ना। अभी अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सी, लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था। जो डेट मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे, राइट। आज की क्लास में अपने ये वाला टॉपिक मिसलेनियस वाला यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। मिसलेनियस का मतलब कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आपने पढ़ना है कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होता है, ये जरा समझना। कॉर्पोरेट वर्ड का मतलब कंपनी। यहाँ पे कंपनी कुछ ना कुछ एक्शंस लेगी, क्या लेगी? कॉर्पोरेट एक्शन लेगी कंपनी, कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, मतलब कुछ ना कुछ करने वाली है। जिससे होगा क्या? उसकी कंपनी की शेयर प्राइस चेंज होने वाली है, उस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे, इस तरीके का एक्शन लेगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट करेगी, या फिर बोनस शेयर इशू करती है, या फिर बायबैक करती है। ये कुछ एग्जांपल्स हुए अपने कॉर्पोरेट एक्शंस के, जो कि कंपनी करेगी और उससे उसका प्राइस चेंज हुआ। इन्हीं चीजों को अपने को वन बाय वन आज की क्लास में डिटेल में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी चेंजेस होते हैं जो कि कंपनी करती है, जिसका बेरिंग होता है, इफेक्ट होता है ऑन द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद में कुछ बेसिक एग्जांपल्स और कुछ चीजें लिखा है, राइट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सीधा यहाँ पे देखो, कॉर्पोरेट एक्शंस जनरली ये टिपिकली कौन लेता है? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस कौन लेगा? कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट एक्शंस लेते हैं। एंड इसको ऑथोराइज करता है कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? अपनी कंपनी के मालिक लोग होते हैं, ओनर्स लोग होते हैं। कौन? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे? इसके अंदर डायरेक्टर्स अपने होते हैं, जो कि कौन होते हैं? कंपनी के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उस फील्ड के, उस मार्केट के एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो कि ये डिसीजंस लेते हैं करके, राइट। पर उनके डिसीजंस को अप्रूव कौन करेगा, ऑथोराइज कौन करेगा? कंपनी के मालिक लोग, कंपनी के शेयर होल्डर्स इसको ऑथराइज करते हैं, राइट। तो एक ये चीज क्लियर होगा। फिर आज की क्लास का अपना फर्स्ट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी डिविडेंड एंड डिविडेंड यील्ड करिए। हालांकि ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा इसका डिस्कस किया था, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड के बारे में। बट एक बार वापस थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं, राइट, थोड़ा और डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि अपना कंपनी है, कंपनी का नाम रखते हैं अपना सोनू मोनू लिमिटेड। सोनू मोनू लिमिटेड करके अपना एक कंपनी का, राइट, जिसके अंदर अपना क्या कंपनी की डिटेल्स देखते हैं, क्या क्या डिटेल्स है। सबसे पहले अपना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, लेट्स से कि अपना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। नाउ, फेस वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का अपना फेस वैल्यू कितना है? लेट्स से 10 रुपए एक शेयर का फेस वैल्यू है। एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर ये एज्यूम करते हैं अपना कितना? 100 रुपया का, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होता है? मैंने जैसे बोला, कंपनी का वो नॉमिनल वैल्यू बेसिकली, जो उसके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, करेक्ट नाउ। और मार्केट प्राइस क्या, जो अभी उसका जो शेयर मार्केट है उसमें उसका क्या प्राइस चल रहा है वो। जैसे कि रिलायंस के केस में हम देखते हैं, उसका फेस वैल्यू कितना है एक शेयर का? 10 रुपए। आज के टाइम पे रिलायंस का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? शेयर मार्केट में कितने पे बिक रहा है वो? करीब करीब 1300 रुपए पे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकता है, फेस वैल्यू उसका जनरली बहुत छोटा होता है, राइट। तो सेम यहीं पे चीज है, फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट प्राइस लेट से उसका 100 रुपए, राइट। एंड इस केस में उसका प्रॉफिट लेट से कितना है? प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट मान के चलते हैं कि 1 करोड़ रुपए उसको प्रॉफिट है। कितना? 1 करोड़ रुपए का उसको प्रॉफिट है, ठीक है ना। अभी देखो कुछ चीजें। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है? डिविडेंड पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड होता क्या है ये जान सुनना। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ कितने का? 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कंपनी क्या कर सकती है? इस 1 करोड़ रुपए का जो उनको प्रॉफिट हुआ, अपने शेयर होल्डर्स को इसमें से कुछ अमाउंट बांट सकती है। कंपनी क्या कर सकती है? इसमें से कुछ अमाउंट क्या कर सकते हैं? अपने शेयर होल्डर्स को, अब शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक लोग, उनको बांट सकते हैं, ठीक है। सारा का सारा बांटना जरूरी है क्या? नहीं। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मालिक लोगों को दिया जाए, कितना हिस्सा अपने बिजनेस के अंदर रखना है, करें। क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट बांट देंगे तो बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करेंगे? बिजनेस को ग्रो कैसे करेंगे? इसके लिए कंपनी ये डिसाइड करती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट अपने को अपने बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट करना है और कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देना है। जनरली क्या होता है, कंपनी के कुछ स्टार्टिंग कुछ कुछ 10-15 साल तक कंपनी जितना भी उसको प्रॉफिट होता है अपने बिजनेस के अंदर ही उसको इन्वेस्ट करती है और बिजनेस को ग्रो करते रहती है, राइट। बट एक बार जब बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, ग्रो हो गया करके, राइट, उसके बाद में ग्रो करने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम शेयर होल्डर्स को बांटना स्टार्ट करते हैं, राइट।
तो कंपनी डिसीजन लेती है कितना प्रॉफिट हम अपने पास रखें बिजनेस के अंदर ही, और कितना प्रॉफिट हम शेयर होल्डर्स को बांट दें एज ए डिविडेंड। ठीक है, तो मान लो 1 करोड़ में से हम क्या करते हैं, 50 लाख रुपए ये रखते हैं अपने बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसको रिटेन करके रखते हैं, इसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, इसको 50 लाख रुपए को रिटेन करके रखा, अपने बिजनेस के अंदर रखा, इसको बिजनेस में यूज करेंगे, इसको बांट नहीं रहे। बाकी 50 लाख को हम क्या कर रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स को बांट रहे हैं। बाकी 50 लाख को हम क्या कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स को बांट रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलने वाले हैं ना। अभी ध्यान सुनना, ये जो 50 लाख रुपए रिटेन किया, ये वापस कहाँ पे चला जाएगा, अपने ही बिजनेस में चला जाएगा। अपने ही बिजनेस के अंदर इसको इन्वेस्ट कर देंगे। और ये जो 50 लाख है दूसरे, ये किसके पास चले जाएंगे, ये अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास चला जाएगा। ये किसके पास जाएगा, कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है ना। अभी ध्यान से सुनो, टोटल 1 करोड़ के प्रॉफिट में से मैंने कितना, 50 लाख रुपए उसको दिया है करके। ठीक है ना, डिविडेंड को हमेशा हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पर शेयर एक्सप्रेस करते हैं। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, पर शेयर एक्सप्रेस करते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर देखो यहाँ पे, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। टोटल डिविडेंड कितना हम दे रहे हैं, 50 लाख। प्रॉफिट कितना था, 1 करोड़, जिसमें से 50 लाख तो बिजनेस में अंदर ही रख रहे हैं। बाकी 50 लाख हम उसको शेयर होल्डर्स को बांट रहे हैं एज ए डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 50 लाख। और अपनी कंपनी में टोटल शेयर्स कितने हैं, देखो 1 लाख शेयर्स हमने एज्यूम किए थे, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। डिवाइड बाय कर दो 1 लाख। ठीक है, तो 5 जीरो से 5 जीरो गए तो कितना आता है, 50 रुपए आता है। तो मतलब क्या रहा, डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे कितना रहा, ये तुमको समझा। डिविडेंड पर शेयर कितना आ रहा है, 50 रुपए डिविडेंड पर शेयर आ रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, इतना डिविडेंड अपने को नहीं चाहिए। लेट्स ये यहाँ पे फिर उसको 10 लाख शेयर्स करते हैं। ठीक है, बिकॉज उसका अपने को कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 1 जीरो बढ़ा दे, 10 लाख शेयर्स कर देगा। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 जीरो बढ़ा दोगे, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ा रीजनेबल आना चाहिए। राइट, हम यहाँ पे मन गढ़ंत एग्जाम्पल बना रहे हैं, बट ये मन गढ़ंत एग्जाम्पल रियल लाइफ से थोड़ा मैच होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 50 लाख हम डिविडेंड दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10 लाख, 10 लाख है। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया, 5 रुपए डिविडेंड पर शेयर आ गया। तुम देखोगे ना प्रैक्टिकली भी, तो डिविडेंड पर शेयर बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, राइट, थोड़ा छोटा अमाउंट ही होता है। तो ये वाला अपना सही है, 5 रुपए डिविडेंड पर शेयर आ गया। नाउ अब जो 5 रुपया, इसको एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। कंपनी कैसे बताती है, जब कंपनी बोलती है क्या, डिविडेंड परसेंटेज करके बोलती है, डिविडेंड परसेंटेज करके बोलती है, तो कंपनी कैसे इसको एक्सप्रेस करती है कि 5 रुपए डिविडेंड दिया, और हमारा शेयर का फेस वैल्यू कितना है, कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो इंटू 100 करते हैं, तो बेसिकली हमने कितना, 50% डिविडेंड दिया। कंपनी किस तरीके से, इस तरीके से एक्सपेंस करती है। कंपनी क्या बोलती है कि हमने डिविडेंड कितना दिया, कि 5 रुपए दिया, हमारी कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू को कंसीडर करती है, तो वो कितना, अपने के एग्जांपल में 10 रुपए, राइट, इंटू 100 करते हैं तो ऐसा आता है 50%। तो कंपनी बोलती है हमने 50% डिविडेंड दिया, कंपनी क्या बोलती है, हमने 50% डिविडेंड दिया, राइट। बट ये बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, और कुछ नहीं। लास्ट लेक्चर में मैंने यही चीज बोला था, ठीक है। हमको जो कंसीडर करना होता है, वो हमको कंसीडर करना होता है डिविडेंड यील्ड। क्या करना होता है, डिविडेंड यील्ड, ये अपने को कंसीडर करना होता है। डिविडेंड यील्ड परसेंट ये कैसे निकालते हैं, डिविडेंड कितना दिया डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, जो कि मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपए चल रहा है, इनटू 100 करते हो, तो तुम्हारा कितना आता है, 5% निकल के आता है। ये क्या हुआ अपना डिविडेंड यील्ड, इसको अपने को कंसीडर करना है करके। ठीक है ना, तुमको समझा। डिविडेंड परसेंटेज जब हम देते हैं करके, कंपनी अपने को बताती है, तो उसके अंदर जो बेस के अंदर हम क्या लेते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं इसको। जबकि डिविडेंड यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। ज्यादा यूजफुल कौन सा अपने लिए, डिविडेंड यील्ड। जब भी तुमको डिविडेंड का देखना हो, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, हमेशा उसको डिविडेंड यील्ड की तरह देखना करके। कंपनी जनरली अनाउंस जब करती है तो उसको एज ए डिविडेंड परसेंटेज करती है, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा दिखता है। मान लो कि यहीं पे फेस वैल्यू 10 रुपए की जगह क्या होता, 1 रुपया होता, तो यहाँ और डिविडेंड 5 रुपए देता, तो कंपनी क्या बोलती, हमने 500% डिविडेंड दिया, राइट, जबकि दिया 5 रुपए का। मेन चीज है तुमको डिविडेंड यील्ड ये देखना होता है। ये डिविडेंड खाली बेवकूफ बनाने का तरीका होता है, और कुछ नहीं। अंडरस्टूड, चल बस ये चीज था यहाँ पे करके। सो देखो, डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड को डिस्कस करते हैं। पहला डिविडेंड, देखो शेयर यदि तुमने किसी कंपनी के खरीद के रखे, तो दो तरीके से तुमको अर्निंग हो सकता है। पहला, यदि तुमने 100 रुपए पे शेयर परचेज किया और उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाए, 100 रुपए से लेट से 150 रुपए प्राइस हो गया, राइट, तो वो तुम्हारा अर्निंग हो गया। इसको बोलते हैं क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा तुम्हारा अर्न करने का तरीका होता है, जब तुम शेयर परचेज करते हो, तो कंपनी तुमको डिविडेंड दे सकती है, प्रॉफिट में से हिस्सा दे सकती है। तो इस दो तरीके से तुम क्या करते हो, शेयर के ऊपर अर्निंग करते हो। ठीक है,
रिटर्न रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर इन इक्विटीज कम्स इन टू फॉर्म, दो तरीके से रिटर्न तुम्हारे पास आता है। पहला ग्रोथ इन वैल्यू व्हिच इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मतलब मार्केट प्राइस उसका बढ़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल एप्रिसिएशन। डन, टेक्निकली इसको ये बोलते हैं। और तुम ये भी बोल सकते हो मार्केट अपना जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रहा है, जैसे 100 रुपए से 150 रुपए हो गया तो 50 रुपए बढ़ गया, तो ये तुम्हारा बेनिफिट हो गया, 50 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। सेकंड इज डिविडेंड, हर साल तुमको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता रहेगा, उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट ऑफ कंपनीज अर्निंग टू द शेयर होल्डर यूजुअली ट्वाइस अ ईयर इन द फॉर्म ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड एन इंटरिम डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड तुमको दो तरीके से दे सकती है। कैसे, एक तो जब पूरा साल खत्म होएगा उसके बाद में कंपनी को जो प्रॉफिट होएगा उसमें से डिविडेंड देगी, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड। साल खत्म हो गया उसके बाद देखा प्रॉफिट कितना है और इसमें से डिविडेंड दे, इसको बोलते हैं क्या, फाइनल डिविडेंड। ये रहेगा तुम्हारा कौन सा, फाइनल डिविडेंड। दूसरा डिविडेंड क्या होता है, साल खत्म होने से पहले, एक साल कंप्लीट होने से पहले यदि कंपनी तुमको बीच में ही डिविडेंड दे देती है, इसको बोलते हैं क्या, इंटरिम डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। मतलब ईयर एंड हुआ उससे पहले ही कंपनी ने तुमको थोड़ा पैसा एज ए डिविडेंड दे दिया, इसको बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। ऐसा कंपनी क्यों करती है, यदि कंपनी को लगता है यार इनको बहुत सारा प्रॉफिट ईयर एंड होने से पहले ही हो गया तो वो तुमको पहले ही डिविडेंड दे देती है जनरली। बट इंडिया के अंदर अपना जो पॉपुलरली चलता है वो फाइनल डिविडेंड ही देते हैं, जब ईयर एंड होता है तब तुमको डिविडेंड मिलता है। बट कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, यूएस में, यूरोप में, जापान में, ऐसे अलग अलग कंट्री का देखोगे तो वहां पे अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ कंट्रीज के अंदर तुमको हर 3-3 महीने में डिविडेंड मिलता है, कुछ जगह तुमको हर 6-6 महीने में डिविडेंड मिलता है। अपने इंडिया के अंदर हर साल टू साल डिविडेंड मिलता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि मेरे को क्या करना है, टोटल तुमको 10 रुपए का डिविडेंड देना है, तो अब मैं चाहूँ तो 10 रुपए तुमको एक साल के एंड में एक साथ दे दूं, या फिर उसको हर 6-6 महीने में 5-5 रुपए करके डिविडेंड दे दूं, या फिर हर 3-3 महीने में 2.5 रुपए करके डिविडेंड दे दूं। क्या फर्क पड़ता है, कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो अपने इंडिया में सिस्टम मेनली फाइनल डिविडेंड वाला चलता है, बट इंटरिम डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, ईयर एंड होने से पहले यदि डिविडेंड दे दो तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज देयर फॉर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द शेयर होल्डर, इसके लिए इनकम का सोर्स होता है। नॉर्मली डिविडेंड इज एक्सप्रेस ऑन द पर शेयर बेसिस। डिविडेंड जनरली क्या करते हैं, पर शेयर बेसिस पे हम एक्सप्रेस करते हैं। ये वाला एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, मैं कहता हूँ अपने नोट्स के अंदर इसको लिख लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुमको समझ आएगा, इसको पोस्ट करो और नोट्स के अंदर लिखो करके, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देख लेना करके, राइट। यहाँ पे अपना पर शेयर डिविडेंड कितना आ रहा है करके, 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड आ रहा है। किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया वो पूरा तुमको समझ आया होगा करके। तो यहाँ पे डिविडेंड को बोलते हैं पर शेयर बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जांपल लिया 3 रुपए पर शेयर। दिस मेक्स इट इजी टू सी हाउ मच द कंपनीज प्रॉफिट आर बीइंग पेड आउट एंड हाउ मच आर बीइंग रिटेन्ड बाय द कंपनी टू फ्लो बैक इनटू द बिजनेस। ठीक है, ये क्या बताता है कि हम डिविडेंड को पर शेयर एक्सप्रेस करते हैं, इससे अपने को पता चलता है कितना पैसा कंपनी ने तुम लोग को दिया एज ए डिविडेंड और कितना पैसा कंपनी ने रिटेन किया है और अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है, इसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है। सो अ कंपनी that has a earning of total 6 year, मान लो कंपनी को क्या है, पर शेयर 6 रुपए का अर्निंग हुआ, जिसमें से 3 रुपए कंपनी ने तुमको डिविडेंड दे दिया, 3 रुपए कंपनी ने अपने बिजनेस के अंदर रिटेन करके रखा, अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट किया। एंड आउट ऑफ दैट 6 रुपए अर्निंग पर शेयर पेज आउट 3 रुपए पर शेयर एज ए डिविडेंड, 3 रुपए तुमको एज ए डिविडेंड दे दिया, प्रॉफिट का आधा हिस्सा तुमको डिविडेंड दे दिया, ठीक है, एंड बाकी हिस्सा उसने रिटेन करके रखा। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव डिस्क्रिशन एज टू हाउ मच ऑफ अ डिविडेंड टू डिक्लेयर और whether they should pay any dividend at all। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन डिसाइड करता है कि डिविडेंड आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, देना भी है या फिर नहीं देना, ये कौन डिसाइड करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, राइट। बट मैंने तुमको अप्रोच बताया, कंपनी के स्टार्टिंग के कुछ साल जहां पे कंपनी बहुत ग्रो करती है वहां पे जनरली डिविडेंड नहीं दिया जाता, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको हम अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। बट एक बार तुम्हारा बिजनेस स्टेबल हो गया उसके बाद तुम डिविडेंड वगैरह दे सकते हो, ठीक है। बट ये डिसाइड कौन करते हैं, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला ना मैं, तो वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये। Next, dividend yield. Dividend yield gives the relationship between the current price of a stock and dividend paid by the issuing company during the last 12 months. It is calculated by aggregating the past year's dividend and dividing it by the current share price. कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल जो हमने एक साल के अंदर डिविडेंड दिया वो डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस क्या है वो इनटू 100 कर देना, डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल शेयर प्राइस 360 है, फिर एनुअल डिविडेंड 10 रुपए दिया है, तो 10 रुपए डिवाइड बाय 360 इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा 2.77% आ जाएगा। ये भी हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया था।
हिस्टोरिकली अब देखो यहाँ पे कुछ थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज नहीं बोल रहा, इसको बस एक बार समझ लेते हैं। क्या बोलता है, हिस्टोरिकली ऐसा माना जाता है यदि कोई कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा दे रही है, डिविडेंड यील्ड उसका बहुत हाई है, डिविडेंड यील्ड उसका क्या है, बहुत हाई है, तो हम मानते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है, राइट। बट यदि कंपनी डिविडेंड यील्ड इतना नहीं दे रही है तो मानते हैं कंपनी इतना अच्छा नहीं है। बट ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे बुक ही बोलती है कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज अपने को देखने को मिलती है जो कि डिविडेंड बहुत हाई दे रही थी बट आगे चल के वो बंद हो जाती, बर्बाद हो जाती है, करेक्ट। तो डिविडेंड यील्ड कितना मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं हो सकता जिसके बेसिस पे तुम डिसाइड करो कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। डिविडेंड ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है, बट उसके साथ में तुमको कंपनी की बाकी चीजें भी देखनी होती है। Historically, a higher dividend yield has been considered to be desirable among the investors. A high dividend yield is considered to be evidence that the stock is undervalued. ऐसा मानते हैं कि यदि dividend yield बहुत ज्यादा दे रही है कंपनी तो stock undervalued ऐसा माना जाता है, right? Whereas the low dividend yield is considered evidence that the stock is overpriced. यदि कंपनी dividend yield कम है, मतलब dividend बहुत कम दे रही है, तो ऐसा मानते हैं stock overpriced है। बट ऐसा बस माना जाता है, कोई इसका historic evidence नहीं है, ऐसा कोई concrete financial evidence नहीं है इसका, बस ऐसे लोगों का परसेप्शन है। A note of the caution here though, मतलब यहाँ पे थोड़ा तुमको सावधानी भी बरतने के लिए बोल रहा है। There have been companies in the past which had a record of high dividend yield, मतलब ऐसी कंपनीज भी रही है हिस्ट्री में जो कि बहुत डिविडेंड देती थी, only to go bust in later years. डिविडेंड बहुत सारा दिया, बाद में पता चला कि बस्ट हो गया, मतलब कंपनी बर्बाद हो गई, बंद हो गई, राइट। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिले। इसके लिए बोला सिर्फ डिविडेंड यील्ड तुम्हारा कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता ये डिसाइड करने में कि कंपनी अच्छी है या नहीं है। Dividend yield therefore can only be one of the factors in determining the future performance of the company. आगे चलते हैं इसके अंदर अपना what is stock split करके, this is an interesting concept। देखो stock split में क्या होता है ये ध्यान से सुनना है जरा। Now we are into stock split। Now stock split में क्या रहेगा सुनो जरा करके। कंपनी का जैसे कि एमआरएफ करके अपने एक शेयर है, ठीक है, उसका करीब करीब कितना 1.5 लाख रुपए के आसपास उसका प्राइस चल रहा होगा, ठीक है। तो एमआरएफ का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। नाउ उसका एक शेयर का प्राइस कितना है, 1.5 लाख रुपए उसका पर शेयर प्राइस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पर शेयर प्राइस, पर शेयर प्राइस। अब तुम देखोगे एक शेयर का प्राइस कितना है, 1.5 लाख रुपए। होगा क्या इससे कि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने अभी अभी लेट से इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, उनके पास तो कोई 1.5 लाख रुपए है नहीं, तो वो तो एमआरएफ का शेयर खरीद ही नहीं सकते। प्रॉब्लम तुमको समझा गया है। जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो लोग चाह के भी एमआरएफ का शेयर नहीं खरीद पा रहे, क्यों, क्योंकि एक शेयर का प्राइस ही बहुत ज्यादा है करके। उस केस में यदि एमआरएफ चाहे तो क्या कर सकता है, उसको लगता है कि हमारे जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सके, वो भी हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सके, हमारी कंपनी का लिक्विडिटी बढ़े। इन रीजंस की वजह से कंपनी क्या कर सकती है, एक डिसीजन ले सकती है, अपनी शेयर प्राइस को कम कर सकती है। नाउ कंपनी की शेयर प्राइस कम कैसे होती है ये जरा ध्यान से सुनना। लेट्स से कि इसका क्या है, अभी पर शेयर मार्केट प्राइस इतना चल रहा है, ठीक है, एंड उसका फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, लेट्स से 100 रुपए उसका फेस वैल्यू है। हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया पर शेयर उसका फेस वैल्यू। वन मोर टाइम, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए पर शेयर। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 1.5 लाख रुपए के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, ये जो फेस वैल्यू है 100 रुपए, इसको चेंज करके क्या करती है, 10 रुपए ईच कर देती है, 10 रुपए ईच कर देती है। तो इससे क्या होगा, एक शेयर अभी कन्वर्ट हो जाएगा 10 शेयर के अंदर। तुमको समझा क्या बोला, कंपनी ने क्या किया, जो 100 रुपए उसका फेस वैल्यू था उसको चेंज करके कितना कर दिया, 10 रुपए ईच कर दिया। तो अभी क्या होगा, एक शेयर तुम्हारा कितना बन जाएगा, 10 रुपए, 10 शेयर बन जाएगा। एक शेयर कितना हो जाएगा, 10 शेयर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी जो शेयर का प्राइस पहले कितना था, यहाँ पे 1.5 लाख रुपए था करके, ठीक है, वो भी एक शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए हो जाएगा। 1.5 लाख से कितना कम हो के आ गया, 15,000 रुपए का। अब जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है वो लोग भी इसको परचेज कर सकते हैं। कंपनी और भी कर सकती है क्या, कि इसका जो टोटल कितने शेयर है, 100 शेयर, 100 इसका फेस वैल्यू है, इसको 10 पार्ट में बांटने के, हो सकता है इसको 100 पार्ट में बांट देगा, राइट। 1 रुपए ईच करके 100 हिस्से कर दिए। उस केस में क्या होगा, एक शेयर इक्वल्स टू 100 शेयर हो जाएगा। यदि मैं एक शेयर का कीमत 100 रुपए फेस वैल्यू से कम करके क्या करता हूँ, 1 रुपए कर देता हूँ, तो उस केस में एक शेयर अभी क्या हो जाएगा, जो पहले का एक शेयर था वो भी 100 शेयर के बराबर हो जाएगा। तो अभी देखो क्या होगा, अभी 1.5 लाख का शेयर कम होकर उसका प्राइस कितना आ जाएगा, सिर्फ 1500 रुपए हो जाएगा। तो हमने और भी ज्यादा अफोर्डेबल कर दिया। इस तरीके से ये स्टॉक स्प्लिट वाला काम करता है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक शेयर को मल्टीपल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं।
इसको बोलते हैं स्टॉक स्प्लिट। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे शेयर की प्राइस कम हो जाए। क्यों? ताकि जो छोटे मोटे इन्वेस्टर लोग हैं वो लोग भी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, हमारी कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर सके एंड हमारे शेयर का क्या लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी का मतलब क्या? और भी ज्यादा लोग आए और आसानी से लोग बाई एंड सेल कर सके। ये रीजन होता है स्टॉक स्प्लिट का। आई होप तुमको क्लियर रहेगा। एक बार यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो बहुत सारे एग्जांपल दे दे के यहाँ पे समझाइए एक ही चीज को बार बार, बट स्टिल अपने देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा। बट मैंने बताया कॉन्सेप्ट इतना ही था, इसमें और कुछ है नहीं। A stock split is a corporate action which split the existing shares of a particular face value into smaller denominations so that number of shares increase. However, the market capitalization of the or the value of the shares held by the investor post the split remain the same as that before the split. क्या बोलता है? यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स है उनके फेस वैल्यू को क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, राइट। बट इससे एक बात ध्यान रखना, ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होता। यहाँ पे देखो करके, पहले एक शेयर कितना था, 1.5 लाख रुपए उसका वैल्यू था करके, ठीक है, और उसको हमने अभी कम करके कितना कर दिया, 1500 कर दिया करके, ठीक है। अभी कितना कर दिया, उसको 1500 रुपए कर दिया। पहले 1.5 लाख था और वहां पे मान लो टोटल शेयर्स कितने थे करके, लेट्स अज्यूम उस टाइम पे टोटल शेयर्स थे अपने 1000, ठीक है। 1000 शेयर्स थे तो उसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ, राइट। 1.5 लाख इंटू 1008 करते तो कितना वैल्यू आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ 10 करोड़, मतलब आई थिंक 150 करोड़ रुपीस, नहीं नहीं सॉरी 15 करोड़ रुपए, ठीक है। 15 करोड़ रुपए उसका क्या था, पहले के टाइम पे वैल्यू था। 15 करोड़ रुपए उसका पहले के टाइम पे टोटल वैल्यू था। 1.5 लाख का एक शेयर इंटू 1000 शेयर तो कितना हो गया, 15 करोड़ रुपए वैल्यू गया। आज के टाइम पे हमने क्या किया, उसका शेयर कम करके हमने 1500 रुपए कर दिया, बट नंबर ऑफ शेयर्स भी तो इंक्रीज हो गए। आज के टाइम पे एक शेयर का प्राइस कितना है, 1500 इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, अभी 1000, पहले 1000 शेयर थे, अभी ये कितने हो गए, 1 लाख शेयर्स हो गए। क्यों? क्योंकि एक शेयर को हमने कन्वर्ट कर दिया 100 शेयर में, तो जो 1000 शेयर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कितने में, 1 लाख शेयर्स के अंदर। आई होप तुमको समझा होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो टोटल कितना होगा, 1500 इंटू 1 लाख करते हो तो टोटल अमाउंट अभी भी कितना, 15 करोड़ रुपए ही आएगा। तो टोटल वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पर शेयर प्राइस हमने चेंज किया, दैट इज इट। बस यही चीज बोल रहा है। यहाँ पे देखो क्या बोलता है अपना, however the market capitalization or the value of the shares held by the investor post the split remain the same as before the split. जो हमने स्टॉक स्प्लिट किया है, स्प्लिट करने के मतलब टुकड़ों में बांटना, तो जो हमने स्प्लिट किया है उससे पहले और उसके बाद में टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। एग्जांपल देखो, इफ अ कंपनी हैज इशूड टोटल कितना 1 करोड़ शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीस ईच, द करंट मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपए का, ठीक है। टोटल 1 करोड़ शेयर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपए एंड अभी प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपए चल रहा है। For a 2-for-1 stock split would reduce the face value of the shares to 5 rupees and increase the number of shares outstanding to 2 करोड़। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक शेयर को दो में कन्वर्ट कर दिया। 2-for-1 का मतलब क्या है, एक के बदले में दो हो जाएगा, मतलब एक शेयर दो के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल पहले जो 1 करोड़ शेयर थे अभी कितने हो गए, 2 करोड़ शेयर थे। जो पहले इसका फेस वैल्यू 10 रुपए था अभी कितना हो गया, 5 रुपए हो गया, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। तो तुम्हारा अभी शेयर प्राइस क्या होगा, जो पहले 100 रुपए था अभी कितना हो गया, 50 रुपए उसका प्राइस हो गया। जो पहले 100 रुपए मार्केट प्राइस था अभी कितना हो गया, 50 रुपए हो गया। ओवरऑल कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं। Consequently, the share price would have to 50 रुपए, of course ये बात है, so that the market capitalization of the value of the share held by the investor remain unchanged. तुम चाहे तो करके देख लो, 1 करोड़ शेयर्स इनटू अपना मार्केट प्राइस कितना 100, तो और वो और फिर यहाँ पे 2 करोड़ शेयर्स इनटू 50, सेम ही चीज आएगा। डन ना। इट इज द सेम थिंग एज एक्सचेंजिंग 100 नोट फॉर द 50 रुपए। अच्छा देखो, अच्छा एग्जांपल दिया गया, जैसे कि तुम 100 रुपए के नोट को देके दो 50-50 के ले लेते हो, ये वही चीज है। दिस इज रियली गुड एग्जांपल, आई लाइक इट, ठीक है। फिर क्या करता, देखो ये एक और एग्जांपल लेके तुमको ये एक्सप्लेन कर रहा है, सेम ही चीज एक्सप्लेन कर रहा है बाय टेकिंग वन मोर एग्जांपल। लेट्स नॉट गेट इनटू वन मोर एग्जांपल, तुम चाहो तो इसको रीड कर लेना, राइट। बस यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी एक शेयर को 4 टुकड़ों में कर रहा है। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने एक शेयर को 2 पार्ट में बांटा था, यहाँ पे भी एक शेयर को क्या कर रहा है, 4 पार्ट में बांट। तुम कितने भी पार्ट कर सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है, 4 पार्ट 10 पार्ट जितने पार्ट चाहे कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है करके, और इसमें कुछ खास नहीं है। बस यहाँ पे देखो, फिर प्री स्प्लिट पोस्ट स्प्लिट वाला देख लो, 2:1 करते हो, ये वाला ध्यान रखना, एक शेयर को दो में कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल इनमें से ध्यान रखा, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर डबल हो जाएगा, शेयर प्राइस आधा हो जाएगा, टोटल वैल्यू अभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दिस इज गुड, टेबल वाला अच्छा एग्जांपल है। वो 4:1 वाले में भी देख लो, पहले टोटल कितना था,
100 मिलियन शेयर थे, अभी कितने हो गए 400 मिलियन शेयर हो गए, प्राइस 40 से क्या हो गया 10 हो गया करके, ठीक है, एंड टोटल वैल्यू अभी भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए थे ना, ये उसी को टेबल के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया। डन, ये टेबल वाला याद रखना, दिस इज गुड, दिस इज बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। नाउ कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस क्यों करती है? सिंपल सा रीजन है, जैसे मैंने बताया था कि शेयर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटे मोटे लोग इन्वेस्टर्स को परचेज नहीं कर पाते, ताकि वो लोग भी परचेज कर पाए हम अपनी प्राइस को थोड़ा कम कर देंगे, राइट। इससे अपना क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आएंगे बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, लोग आसानी से अपने शेयर को बेच पाएंगे। Done? If the value of the stock doesn't change, what motivates a company to split its stock? क्योंकि ओवरऑल वैल्यू तो चेंज नहीं होता, फिर कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देयर आर नो थियोरेटिकल रीजन इन द फाइनेंशियल लिटरेचर। देखो क्या बोलता है, वैसे तो बोलता है कि फाइनेंस में ऐसा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, बट स्टिल इसके दो मेन रीजन यहाँ पे तुमको बताया गया, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला, as the price of security get higher and higher, some investor may feel the price is too high for them to buy, a small investor may feel it is unaffordable, right? वो चीज जो मैंने बोला, प्राइस हाई है तो छोटे मोटे लोग खरीद नहीं पाएंगे। Splitting the stock brings the share price down to more attractive level. In our earlier example, to buy one share of a company, you need to pay 40 rupees pre-split, but after the stock split, वो शेयर क्या हो गया 10 रुपए का हो गया, right? पहले 40 रुपए देना पड़ रहा था एक शेयर का, अभी तुमको 10 रुपए देना पड़ रहा है आफ्टर द स्प्लिट, तो क्या होगा, लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। देखो यहाँ पे देखो 40 रुपए 10 रुपए, तुम देखो 40 रुपए में तो अफोर्डेबल ही है, राइट। इसके लिए मैंने जो एग्जांपल लिया था वो एमआरएफ कंपनी का लिया, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए एक शेयर का प्राइस था, जिसको हमने स्प्लिट किया, किसके, एक शेयर को 100 शेयर्स में कन्वर्ट किया, और 1.5 लाख रुपए जो प्राइस था उसको हम कम करके कितने पे लेके आए, 1500 रुपए पे लेके आएगा, राइट। इसके लिए मैंने वो एग्जांपल लिया ताकि ये वाला तुमको पॉइंट समझ आए। डन ना, और इसके लिए कुछ नहीं। स्प्लिटिंग अ स्टॉक में लीड टू इंक्रीज इन द स्टॉक लिक्विडिटी सिंस मोर इन्वेस्टर। देखो पहला रीजन तो वहां पे तुमको समझा, शेयर प्राइस कम कर दो ताकि शेयर अफोर्डेबल बने, गरीब लोग भी इसको अपने शेयर को खरीद सके। दूसरा रीजन यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी, स्टॉक का लिक्विडिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द स्टॉक लिक्विडिटी, मतलब लोग आसानी से इसको बाई सेल कर सकते हैं। Since more investors are able to afford the share, and total outstanding share of the company have also increased in the market, तो इससे क्या लिक्विडिटी अपना बढ़ता है। आई होप तुमको समझ आया होगा, राइट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देता हूँ, ये इसका, ये देखो, ये एक फिशर करके अपनी कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है। इसने देखो बीएससी को ये अपना ये बीएससी एनएससी इनको ये लेटर लिख के बोला है, राइट, कि हमको क्या करना है, स्टॉक स्प्लिट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अभी इनका करंटली क्या सिचुएशन है, 10 रुपए इनका फेस वैल्यू है, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना 10 रुपए का, ठीक है, और उसको क्या कर रही है 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अभी तुमको समझा, एक शेयर जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपए, उसको 10 पार्ट में डिवाइड करें, मतलब कि अभी क्या होगा, एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपए होगा, यदि उसका मार्केट वैल्यू 100 रुपए है तो अभी क्या इसका स्प्लिट के बाद में क्या होगा 10 रुपए मार्केट वैल्यू होगा, ये चीज बोला गया, राइट। एग्जिस्टिंग वन शेयर है 10 रुपए का, इसको बांट रहे हैं हम कितना 10 इक्विटी शेयर में ऑफ 1 रुपीज करके। दिस इज हाउ स्टॉक स्प्लिट वर्क। ये तुमको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया, रिसेंट ये 2025 का ये डेट देख लो, ठीक है। चलो आगे चले इसके अंदर। नाउ व्हाट इज स्टॉक कंसोलिडेशन, या फिर इसको तुम रिवर्स स्टॉक स्प्लिट भी बोल सकते हो। स्टॉक कंसोलिडेशन या फिर इसको रिवर्स स्टॉक स्प्लिट, दोनों एक ही चीज है। वन मोर टाइम, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन एक ही चीज है। नाम से तुमको समझा होगा, तो स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे उल्टा करेंगे। स्टॉक स्प्लिट में क्या करें, जब शेयर प्राइस बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या रहेगा यहाँ पे, या फिर कंसोलिडेशन वाले में क्या रहेगा, जब शेयर का प्राइस बहुत ही क्या हो, सस्ता हो, राइट, तब हम क्या करते हैं, मल्टीपल शेयर्स को मिला के एक शेयर्स बनाते हैं, राइट। ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से सुनना लगे। जब शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर जाता है ना, जैसे कि अभी तुम देखो वोडाफोन आइडिया, उसका शेयर का प्राइस कितना 10-11 रुपए के आसपास चल रहा होगा, राइट। तो लोग बोलते हैं यार ये शेयर तो बहुत ही सस्ता है, उन शेयर्स की लोग क्या करते हैं, इज्जत नहीं करते। सिर्फ पर्सपेक्टिव की बात है, और कुछ ऐसा मेजर चीज नहीं है, राइट। पर्सपेक्टिव की बात है, लोग उन शेयर्स की इज्जत नहीं करते। उन शेयर्स के लिए स्पेसिफिक एक नाम दिया गया, पेनी शेयर्स करके, पेनी स्टॉक्स करके, राइट। ये तो छोटे मोटे चिल्लर स्टॉक्स वगैरह हैं करके, जिनका वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा, कंपनी की इमेज इससे क्या थोड़ी खराब होती है, बट कंपनी ऐसा नहीं चाहती। कंपनी चाहती है कि यार हमारे शेयर का थोड़ा तो वैल्यू रहे करके, तो कंपनी क्या करती है, मल्टीपल शेयर्स को कंबाइन कर देती है और अपने इसका वैल्यू बढ़ा देती है, राइट। मैं तुमको यहाँ पे एक चीज लिस्ट बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये एक लिस्ट देखो, ये देखो लो प्राइसेस शेयर है, राइट, जिनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है, राइट। इसमें तुम्हारा कोई पॉपुलर कंपनी आ रही है क्या? मैं चाहता था वोडाफोन वगैरह कंपनीज में दिखाए,
बट कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं। ये देखो तुम यहाँ पे कुछ कंपनी से देखो, ये करंट मार्केट प्राइस है करके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तापरिया टूल्स करके है, जिसका कितना 10.5 रुपए पर शेयर प्राइस है। फिर ये पदम कॉटन करके ये शेयर है, इसका इसका शेयर प्राइस देखो तुम क्या, 1 रुपए से भी कम है, 0.99 रुपए पर शेयर इसका प्राइस है, राइट। तो कितना सस्ता शेयर है। और भी देखो ये वाला जेएमजे फिनटेक करके सिर्फ 10 रुपए का शेयर प्राइस, ये एनबी ट्रेड करके 0.3 रुपए पर शेयर उसका प्राइस है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, शेयर प्राइस बहुत ही क्या है, कम है। बट तो इसकी कंपनी इमेज खराब होती है, कितना कम क्या कर रहा है शेयर प्राइस, तो लोग इसको कंसोलिडेट करते हैं। वहां पे एक शेयर को 10 पार्ट में बांटा, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 10 शेयर्स को एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। डन ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देख लो करके, जैसे ये क्या है 0.3 उसका क्या है, एक शेयर का प्राइस है। अब हम क्या करें, 10 शेयर्स को एक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या, एक शेयर का प्राइस 3 रुपए हो जाएगा। यदि 100 शेयर्स को एक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, राइट। इस तरीके से ये चीज वर्क करता है। अब 30 रुपए हो जाएगा तो इसको थोड़ा इज्जत मिलेगा कि चलो ठीक है 30 रुपए प्राइस है। 0.3 रुपये होता है पर शेयर प्राइस, तो कोई इज्जत नहीं देता उसको। बस ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो, इमेज कंपनी का खराब नहीं हो इसके लिए करता है। If it is a reverse stock split, a number of present shares are combined to make a smaller number of shares. बहुत सारे शेयर्स को मिला के क्या करते हैं, छोटे मतलब नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कम कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल टर्निंग 3 शेयर्स इनटू 1, 3 शेयर्स को एक में कन्वर्ट कर दिया। एज a result नंबर ऑफ शेयर्स गोज डाउन, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। However the price goes up proportionally, नंबर ऑफ शेयर्स कम हुआ बट प्राइस तुम्हारा क्या होता है, तो बढ़ जाता है। टोटल वैल्यू इस केस में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी हैज 1 लाख शेयर्स वैल्यूड एट 50 रुपए ईच करके, कितना 1 लाख शेयर है, एक शेयर का वैल्यू कितना 50 रुपए। द कंपनी डिसाइड टू ब्रिंग डाउन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 50, 1 लाख को कितना अभी 50,000 शेयर कर रहा है, नंबर ऑफ शेयर कितना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो अपना शेयर प्राइस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देन 2 शेयर्स विल बी कंबाइंड टू मेक 1, 2 शेयर्स को हम कंबाइन कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। Hence, shareholder who had a 400 shares will now have only 200 shares. जिसके पास पहले क्या थे 400 शेयर्स थे, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, 200 शेयर्स रहेंगे। बट उसका प्राइस क्या होगा, पहले जो 50 रुपए प्राइस था अब वो 100 रुपए प्राइस हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू उसका चेंज नहीं हो रहा, टोटल वैल्यू वो कब हो रहा है। आई होप वो क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, दिस इज रियली रियली इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बायबैक करके, राइट। बायबैक का कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। बायबैक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से खरीदती है। कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद रही है, इसको बोलते हैं बायबैक। जब कंपनी का आईपीओ आता है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को बेचती है, अपने शेयर्स को कंपनी को लोगों को बेचती है और उसके बदले में पैसे लेती है। बायबैक में क्या करेगा, उन्हीं शेयर्स को जो कंपनी ने पहले बेचा था उनको कंपनी वापस खरीद रही है और उसके बदले में लोगों को पैसे दे रही है, इसको बायबैक बोलते हैं। बट आप बोलोगे कंपनी ऐसा बायबैक करेगी क्यों, क्या नीड है कंपनी को बायबैक करने के। रीजंस बहुत सारे हैं बट हम इसके कुछ मेन रीजंस को डिस्कस करते हैं। मेनली 2 रीजन है जब कंपनी बायबैक करती है। पहला रीजन, जब कंपनी के पास में क्या बहुत सारा पैसा पड़ा है, राइट। इतना पैसा पड़ा है कि उसको इतना बिजनेस में नीड ही नहीं है, ठीक है, जितना उसको बिजनेस में उस पैसों की नीड है उससे ज्यादा पैसा कंपनी के पास पड़ा है। पहला तो ये रीजन है, एक्सेस कैश आपके पास पड़ा है। दूसरा, कंपनी को लगता है कि जो प्राइस उनके शेयर की होनी चाहिए उससे अभी बहुत कम प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर। लेट्स से कि कंपनी का अभी मार्केट में शेयर प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपए। ये शेयर 100 रुपए क्या चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 100 रुपए। बट कंपनी को ऐसा लगता है कि इनका शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, 150 रुपए होना चाहिए। कंपनी को क्या लग रहा है कि उनको अपनी एनालिसिस किया और कंपनी को लगता है हमारी कंपनी तो बहुत अच्छी है, हमारे एक शेयर का प्राइस 150 रुपए होना चाहिए। बट अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ कितना प्राइस चल रहा है, 100 रुपए चल रहा है। तो कंपनी बोलती है दिस इज रियली गुड अपॉर्चुनिटी। किस चीज की अपॉर्चुनिटी, हमारे पास पैसा भी पड़ा है और हमारा शेयर प्राइस भी अभी जितना होना चाहिए उससे बहुत कम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी की शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी ही कंपनी की सस्ते में क्या कर लेते हैं, शेयर्स वापस खरीद लेते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये ध्यान से सुनना। जो एग्जिस्टिंग अपने शेयर होल्डर्स है, राइट। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, ठीक है। बायबैक का एग्जाम्पल है, बायबैक। लेट्स से कि अपने टोटल कंपनी में कितने 1 लाख शेयर्स है, टोटल कितने 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। और ये 4 जनों के पास में है, टोटल कितने 1 लाख शेयर्स के कितने 4 जनों के पास में है। कौन कौन है वो 4 जन, सोनू, मोनू, दिलकुश और सुनील, ठीक है। ये 4 जन के पास में अपनी कंपनी के क्या शेयर्स है, सबके पास कितना है, 25-25 हजार शेयर्स है।
सबके पास कितना 25,000 अपनी कंपनी के शेयर से करके, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सबके पास कितना 25% ओनरशिप है, राइट। 25,000 सबके पास है, तो सबके पास में क्या हुआ, इक्वल ओनरशिप 25%, 25% इनके पास क्या हो गया, अपनी कंपनी का ओनरशिप हो गया। अब कंपनी क्या करती है, बाईबैक करती है। कंपनी 1 लाख में से क्या करती है, 50,000 शेयर्स को बाईबैक करती है। कंपनी ने क्या किया, 1 लाख में से 50,000 शेयर्स को बाईबैक किया। तो इससे होगा क्या, ध्यान से सुनना। और मान लो ये दिलकुश ने और सुनील ने ये कंपनी को शेयर्स बेच दिए, सोल्ड शेयर्स टू कंपनी, कंपनी को शेयर्स बेच दिए। इससे होगा क्या, इन लोगों को जो भी पैसा रहेगा करके उतना मिल जाएगा करके, राइट। कितना, दोनों को मिला के कितना, 50,000 शेयर है इनके पास में, तो इंटू 100, एक शेयर का प्राइस अभी मार्केट में 100 रुपये चल रहा है, तो इनको कितना पैसा मिल जाएगा, 50 लाख रुपए इनको मिल जाएगा, ठीक है। ये इनको हमने पैसा दे के कंपनी ने काम खत्म किया। अभी ध्यान से सुनना क्या हुआ, पहले जो सोनू के पास 25% ओनरशिप था, मोनू के पास ओनरशिप कितना था, 25% था। अभी क्या होगा, अभी इनका ओनरशिप बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, बिकॉज पहले 1 लाख शेयर थे टोटल, पहले टोटल शेयर कितने थे, 1 लाख, जिसमें से 50,000 शेयर तो कंपनी ने खरीद लिए। अभी कितने बचे शेयर, सिर्फ सिर्फ 50,000 शेयर मार्केट में बचे। पहले 1 लाख शेयर थे, 50,000 शेयर कंपनी ने खरीद लिए। जब कंपनी शेयर खरीदती है ना, तो जो शेयर उसने खरीदे उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्यों करती है, बाद में आएंगे, ठीक है। कंपनी ने 1 लाख शेयर थे, 50,000 शेयर खरीद के उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी शेयर कितने बचे कंपनी के, 50,000 शेयर बचे, जिसमें से 25% मोनू के पास में, 25% सोनू के पास में, ठीक है। तो अभी इनका ओनरशिप बढ़ के कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अभी ओनरशिप कितना हो गया इनका, बढ़ के 50% हो गया, ठीक है। इनका क्या हुआ, ओनरशिप बढ़ गया। दिस इज हाउ बायबैक वर्क। जिन लोगों से शेयर्स खरीदे उनको पैसे मिल गए, जिन लोगों ने शेयर्स नहीं बेचे, अपने सोनू मोनू ने शेयर्स नहीं बेचे, तो इनका क्या हुआ, कंपनी के अंदर ओनरशिप बढ़ गया, कंपनी में ओनरशिप बढ़ गया। अब जब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि हमको तो कंपनी को तो ऐसा लग रहा है ना कि अभी शेयर प्राइस अपना 150 रुपये होना चाहिए, अभी 100 रुपये चल रहा है। तो जब लोगों को भी ऐसा रियलाइज होगा कि इस कंपनी का 150 रुपये वैल्यू होना चाहिए और शेयर प्राइस बढ़ेगा, तब इन लोगों को क्या होगा, सोनू मोनू को बहुत भयंकर बेनिफिट होगा। ऑनरशिप इनका आज ही बढ़ गया है। देन आई होप तुमको बायबैक समझा होगा क्यों करते हैं, जब तुम्हारे पास बहुत सारा कैश पड़ा है कंपनी में, और दूसरा जब तुमको लगता है कि हमारी कंपनी का शेयर प्राइस अभी क्या चल रहा है, कम चल रहा है कंपेयर टू जो प्राइस होना चाहिए, राइट। तब तुम क्या करते हो, बायबैक करते हो। अब एक बार देखते जरा, a buyback can be seen as a method for company to invest in itself by buying shares from other investors in the market। बाकी इन्वेस्टर्स लोगों से क्या करते हो, तुम शेयर्स परचेज करते हो बायबैक के अंदर, और तुम खुद ही के अंदर इन्वेस्ट करते हो। बायबैक रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट, नंबर ऑफ शेयर्स कम होता है। अपने एग्जांपल पहले 1 लाख शेयर्स थे, अभी सिर्फ कितने, 50,000 शेयर्स बचे, क्योंकि 50,000 शेयर्स हमने बायबैक कर लिया। Buyback is done by the company with the purpose of improving the liquidity in its shares and enhance the shareholders wealth। ये shareholders wealth enhance करना, that is true, but ये liquidity वाला इतना अच्छा point नहीं है, right। टेम्परेली क्या होता है, कंपनी बिकॉज शेयर्स परचेज कर रही है तो लोग इजीली उसको बेच सकते हैं, तो टेम्परेरी लिक्विडिटी इंप्रूव होता है, राइट। बट ओवरऑल तुम देखो तो लिक्विडिटी कम ही हो रहा है, बिकॉज पहले 1 लाख शेयर हुआ करते थे, अब सिर्फ 50,000 शेयर से करके, तो लिक्विडिटी ऐसे तो कम हो गया, है ना। बट तो इतना अच्छा पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, बुक में रहेगा, क्या करें। अभी एनहांस द शेयर होल्डर वेल्थ, ये वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वेल्थ बढ़ता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का पहले ओनरशिप 25% था सोनू मोनू का, अभी कितना हो गया, 50-50% हो गया। अंडर द सेबी बायबैक रेगुलेशन 1998 अ कंपनी इज परमिटेड टू बायबैक इट्स शेयर्स फ्रॉम, ये 3 तरीके से तुम शेयर बायबैक कर सकते हो। क्या बोला, ये सेबी का रेगुलेशन बना है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1998, जिसके अंदर 3 तरीके बताए जिनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। पहली बात तो आज के टाइम पे ये अपना नया वाला रेगुलेशन आ गया 2018 वाला, ठीक है। 1998 ये पुराना वाला रेगुलेशन है, 2018 में न्यू रेगुलेशन आ चुका है करके, पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पे 3 तरीके बताए जिनके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। बट प्रैक्टिकली इसके अंदर ये पहला वाला तरीका यूज आता है, दूसरे और 2 तरीके इतने यूज नहीं आते। लिटरली इनका जीरो यूज है, आज के टाइम पे इनका कोई यूज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी जो पहला तरीका यूज करती है बायबैक करने के लिए। कौन सा तरीका है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं टेंडर ऑफर। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंडर ऑफर। ये नाम, ये प्रैक्टिकली ये नाम काम का है, इसके लिए पता रखना है, ठीक है। टेंडर ऑफर के तुम थ्रू क्या कर सकते हो, शेयर बायबैक कर सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हमने बोला कि जिसको भी शेयर्स बेचना है ना, वो हमको बेच सकता है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल देखो,
टोटल कितने शेयर्स कंपनी को बाय बैक करने हैं? 50,000 शेयर्स। टोटल कंपनी को कितने शेयर्स बाय बैक करने हैं? 50,000 शेयर्स बाय बैक करने हैं। और यहाँ पे सपोज करो कि तीनों जन आ जाते हैं, 1 2 3 तीन जन आ जाते हैं, राइट? तीनों बोलते हैं हमको तो अपने शेयर्स बेचने करके, राइट? तो टोटल बेचने वाले शेयर्स कितने हो गए? 75,000। लोगों को शेयर्स कितने बेचने हैं? 75,000 शेयर्स बेचने हैं। बट कंपनी तो सिर्फ 50,000 शेयर से खरीदेगी। तो क्या होगा? कंपनी 75,000 में से 50,000 शेयर्स खरीदेगी, बाकी 25,000 शेयर्स को रिजेक्ट करेगी। कौन से 25,000 को शेयर्स को रिजेक्ट करेगी? वो कंपनी डिसाइड करेगी किसके शेयर्स खरीदने हैं, किसके शेयर्स रिजेक्ट करने हैं। यहाँ पे भी जनरली लॉटरी बेसिस पे होता है, जैसे कि आईपीओ के केस में होता है ना, वैसे यहाँ पे क्या होता है, लॉटरी बेसिस पे डिसाइड करते हैं किसके शेयर्स खरीदने हैं, किसके शेयर्स नहीं खरीदने हैं। ऐसा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है। डन ना? बस यही चीज बोल रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, जिसको हम टेंडर ऑफर बोलते हैं, इस तरीके से कंपनी शेयर्स खरीदती है। बाकी ये दो तरीके, ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज यूजिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस करके। जैसे आईपीओ में बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता था, एक प्राइस रेंज होता था, फिर लोग बिडिंग करते थे, वैसे यहाँ पे कंपनी कर सकती है। एक प्राइस रेंज देके बिडिंग करेगा, जिस प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा शेयर्स खरीदे जा सकते हैं उसको ये फाइनल प्राइस कर देंगे। बट प्रैक्टिकली ये तरीका बिल्कुल भी यूज नहीं आता है, लिटरली जीरो यूज है इसका। देन शेयर होल्डर होल्डिंग ओल्ड लॉट शेयर करके, ये तो कॉन्सेप्ट ही आज के टाइम पे इररिलेवेंट हो गया। पहले के टाइम पे क्या होगा था, शेयर्स लॉट के अंदर ट्रेडिंग होता था। रिलायंस का तुमको शेयर खरीदना है तो मिनिमम 10 शेयर खरीदना पड़ता था, एक लॉट खरीदना पड़ता था, राइट? बट आज के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और 10 से कम शेयर खरीदते तो उसको ऑड लॉट बोलते थे, राइट? तो ये वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके अंदर भी ऑफ कोर्स बायबैक नहीं होता। तो ये दो तो इररिलेवेंट हो गए। ये तरीका टेंडर ऑफर वाला आज भी यूज होता है। आई होप तुमको क्लियरिटी मिला होगा। नाउ नेक्स्ट, अपने इसके अंदर कुछ टाइमलाइन दे रखा है, ये मैं तुम्हारे साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। क्या होता है, तुमको बायबैक करना है ना, तो फॉर 30 डेज, 30 डेज का यहाँ पे तुमको ओपन रखना पड़ता है। बायबैक बायबैक ऑफर ओपन रहेगा। मतलब क्या है, 30 डेज का टाइम रहेगा, जिसको भी अपने शेयर्स बेचने, वो हमको कंपनी को शेयर्स बेच सकता है। कितने दिन का टाइम है? 30 डेज का। उसके बाद में क्या होता है, 15 डेज का टाइम कंपनी लेती है। उसके बाद में कंपनी इसको 15 दिन का और टाइम लगेगा, जिसके अंदर कंपनी क्या करेगी, इनको वेरीफाई करेगी। जिन लोगों ने शेयर्स इनको दिया है, इनको वेरीफाई करेगी। ये डिसाइड करेगी किसके शेयर्स खरीदने हैं, किसके शेयर्स नहीं खरीदने हैं। बिकॉज कंपनी तो सिर्फ 50,000 शेयर्स खरीदेगी अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। बट बेचने वाले शेयर्स क्या है, मान लो बहुत ज्यादा है, 50,000 से भी ज्यादा है। उस केस पे कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा किसके शेयर्स खरीदे, किसके शेयर्स नहीं खरीदे। तो वो ये कंपनी 15 दिन के अंदर करती है, शेयर्स को वेरीफाई करती है, ये डिसाइड करती है किसके शेयर्स खरीदे, किसके शेयर्स नहीं खरीदे। आगे चले इसके अंदर, फिर कंपनी को 7 डेज का टाइम और लगता है। ये 7 डेज का टाइम क्यों लगता है करके, हमने जिसके शेयर्स खरीद लिए, फिर उसको वापस पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यदि मैंने किसी के शेयर्स खरीदे हैं तो उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो ये 7 डेज का टाइम लगता है उसको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर 7 डेज का टाइम और लगता है उसको। ये टाइम किसके लिए लग रहा है? ये उनको लगता है जो हमने शेयर्स खरीदे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको एक्सटिंग्विश करने के लिए। उनको क्या करेगा, एक्सटिंग्विश करेगा। कंपनी शेयर्स खरीद के करती क्या है, उनको जला देती है, राख कर देती है, उनको खराब कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, राइट? ऑफ कोर्स ऐसा जला के राख नहीं करते, इनका प्रॉपर तरीका होता है उनको खत्म करने का, राइट? तो उन शेयर्स को एक्सटिंग्विश करती है। क्यों? क्योंकि उनके शेयर का कोई यूज नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो ही तो पर पर्सन ओनरशिप बढ़ता है करके, ठीक है ना? नंबर ऑफ शेयर्स पहले भी 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है, तो फिर ओनरशिप तो बढ़ेगा नहीं अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का। ये शेयर्स कम होंगे तो ही ओनरशिप बढ़ेगा, इसके लिए शेयर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बुक में अपना टाइमलाइन क्या दे रखा है, 30 डेज का टाइम लगता है, जिसके अंदर आईपीओ अपना ओपन रहेगा। आईपीओ क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बाईबैक वाला टाइम ओपन रहेगा। कोई भी क्या कर सकता है, बाईबैक के लिए अपने शेयर्स को दे सकता है, ठीक है? फिर 15 डेज का टाइम लगता है इन सब चीजों को वेरीफाई करने में, ये डिसाइड करने में किससे शेयर्स खरीदने हैं, किससे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। 7 डेज का टाइम लगता है जिनसे शेयर्स खरीदे उनको पैसा देने में। एंड देन 7 डेज का टाइम लगता है शेयर्स को डिस्ट्रॉय करने में, उनको एक्सटिंग्विश करने में, राइट? ऑफ कोर्स भी बात है कि ये टाइमलाइन बहुत पुराना है, बट बुक में यही टाइमलाइन दे रखा है। आज के टाइम में क्या होता है, ये वाला जो 30 दिन का जो काम दे रखा ना, ये प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ, राइट? ऑफ कोर्स सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये वाला काम आज के दिन में अपना 5 दिन में हो जाता है, 5 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है ये, राइट? इससे ज्यादा ओपन नहीं रहता। 5 वर्किंग डेज, सिर्फ और सिर्फ कितना, 5 दिन तक आज के टाइम पे बाईबैक का ओपन रहेगा, जिसको बेचना बेच सकता है।
फिर ये वेरीफाई करना एंड पेमेंट करना, इन दोनों को मिला के आज फिर कितना लगता है, 5 वर्किंग डेज लगता है। ठीक है, यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन, टोटल 10 दिन के अंदर काम हो जाता है। फिर यहाँ पे अंदर तुमको आज के टाइम पे ये इसका थोड़ा कंफ्यूजिंग है करके, बट मोर और लेस ये भी इतने टाइम में या फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगता है आज के टाइम में, बट ये भी काम हो जाता है। राइट, मेनली ये कि आज के टाइम ओवरऑल टाइम क्या बहुत ज्यादा कम हो गया, बट तुमको ऑफकोर्स बुक के हिसाब से ये वाला फॉलो करना रहेगा। एक बार देख भी लेते हैं क्या, द कंपनी हैज टू डिस्क्लोज द प्री एंड पोस्ट बायबैक होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स। एक ये चीज बोलता है क्या, बाईबैक से पहले जो प्रमोटर्स थे, प्रमोटर्स कौन थे, जो कंपनी के वो लोग, फाउंडर लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपनी के प्रमोटर या फिर कंपनी के फाउंडर बोलते हैं। तो आपको बताना होता है बाईबैक से पहले उनका कितना परसेंटेज ओनरशिप था एंड बाईबैक के बाद में इनका कितना परसेंटेज ओनरशिप था, ये बताना होता है। To ensure completion of the buyback process speedily, the regulation have stipulated time limit for each step. हर step के लिए time बता रखा है। For example, in case of purchase through stock exchange, an offer for buyback should not remain open for more than 30 days. Maximum कितना, 30 days तक तुम्हारा buyback का offer open रहेगा। The verification of share received in the buyback has to be completed within 15 days of the closure of the offer. जब ऑफर खत्म होगा तो उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर तुमको उनको वेरीफाई करना पड़ेगा। फिर पेमेंट फॉर द एक्सेप्टेड सिक्योरिटी हैज टू बी मेड विद इन 7 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन। वेरीफाई किया उसके 7 डेज के अंदर उनको पे करो। ठीक है, एंड बॉट बैक शेयर हैव्स टू बी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब उनको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, कब तक, विद इन 7 डेज ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट उसका विद इन 7 डेज तुमको उसको एक्सटिंग्विश करना था। ये वाला टाइमलाइन याद करना, तुमको सब एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी देखो कुछ वेरी वेरी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें रहेगी, उनको भी एक बार देख के इनको खत्म करते हैं। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज निफ्टी 50 इंडेक्स, ये तो अगेन हमने पहले भी पढ़ा था कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या होता है। पहले ये क्या, साइंटिफिकली डेवलप्ड 50 स्टॉक इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग एक्यूरेटली मार्केट मूवमेंट इन इंडियन मार्केट। निफ्टी 50 क्या होता है, बेसिकली ये इंडेक्स है जहाँ पे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हम इंक्लूड करते हैं, दैट टू फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। ये अपने को क्या बताता है, ओवरऑल मूवमेंट बताता है कि इन 50 कंपनीज का ओवरऑल मूवमेंट क्या है। एंड बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप कंपनीज लेते हैं एंड अलग अलग सेक्टर से कंपनीज लेते हैं, ये ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट बताता है कि ओवरऑल अपना शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये अपने को ये इंडेक्स थोड़ा बताने में हेल्प करता है। दिस इज अबाउट निफ्टी 50 इंडेक्स। It comprises of some of the largest and most liquid stocks traded on the NSE. NSE के सबसे बड़े स्टॉक और क्या सबसे लिक्विड स्टॉक, मतलब जो इनका बाइंग एंड सेलिंग बहुत ज्यादा होता है, उनको यहाँ पे इसके अंदर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा स्टील, ऐसी कंपनी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, सिप्ला वगैरह वगैरह। इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, a subsidiary of NSE Strategic Investment Corporation Limited, was set up in May 1998 to provide variety of indices and index-related services and product for the Indian equity market. Nifty is the barometer of the Indian market। देखो क्या बोलता है कि ये कंपनी का नाम बताया क्या, इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब है कि ये उसका छोटा कंपनी है। राइट, मतलब ये जो एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ना, इसकी ही कंपनी है एक, जिसका नाम है क्या, इंडिया सर्विस लिमिटेड एंड प्रोडक्ट लिमिटेड करके। इंडिया इंडेक्स सर्विसेज एंड प्रोडक्ट लिमिटेड ये कंपनी है किसकी, ये इसकी एनएससी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसका मेन काम क्या है, अलग अलग इंडेक्सेस बनाना, ये इसका मेन काम है। मैं तुमको प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ कौन कौन से इंडेक्स अपने यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये देखो, ये एनएससी की ही वेबसाइट है। यहाँ पे देखो इन्होंने एक चार्ट दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स के इंडेक्स दे रखे हैं। ये थोड़ा येलोइश टाइप का जो पोर्शन है जिसमें इक्विटी इंडेक्स देखने को मिलेगा, ये ब्रॉड मार्केट इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स फर्स्ट वाला निफ्टी 50 इंडेक्स, ये सबसे अपना मेन इंडेक्स है। एनएससी के सबसे मेन इंडेक्स है जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर से हम इंक्लूड करते हैं और ये पूरे मार्केट के बारे में बताता है। बट इसके अलावा भी देखो कितने सारे इंडेक्स इसने बना के रखे हैं। राइट, फिर यहाँ पे ये तो इक्विटी मार्केट में हुआ, शेयर मार्केट में हुआ, फिर बॉन्ड डिबेंचर्स मार्केट के लिए भी इसने इतने सारे इंडेक्स बना रखे। ये सारे इंडेक्स किसने बनाए, इस पर्टिकुलर कंपनी ने बनाया। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपनी ने सारे इंडेक्स बनाए। निफ्टी 50 के अलावा इंडेक्स देखो, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये तो टॉप 50 कंपनी होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 50 बड़ी कंपनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। निफ्टी 100 यहाँ पे टॉप 100 कंपनी। फिर निफ्टी मिड कैप 50,
यहाँ पे तो देखो क्या टॉप 50 कंपनी, यहाँ पे मीडियम साइज 50 कंपनी, निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनी, इस तरीके से तुमको यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स देखने को मिलते हैं। देख ये सब इसका काम होता है। नेक्स्ट, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था ऑलरेडी। नेक्स्ट होता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिड्रेसल करके, ठीक है। देखो वैसे तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए क्लास 12th में एक डेडिकेटेड चैप्टर दे रखा आपने को सिर्फ और सिर्फ क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से रिलेटेड, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरिंग क्या होता है इसको जरा समझते हैं। डेली बेसिस पे आप क्या करते हो, बहुत सारे बाइंग एंड सेलिंग करते हो। अपना स्टॉक ब्रोकर लेट्स से कि जीरोधा एक स्टॉक ब्रोकर है, करेक्ट। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, अपस्टॉक से क्या स्टॉक ब्रोकर है। इनके अपने क्या होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स भी होते हैं। जीरोधा स्टॉक ब्रोकर के लेट्स से कि बहुत सारे क्लाइंट्स है। यहाँ पे क्लाइंट ए, क्लाइंट बी और क्लाइंट सी। इसने क्या किया, लेट्स से कि क्लाइंट ए ने क्या किया, 100 जोमेटो शेयर्स खरीदे, 100 जोमेटो शेयर्स ये क्या किया, बाय किए। फिर क्लाइंट बी ने क्या किया, जोमेटो के 200 शेयर्स और खरीदे। क्लाइंट ए ने 100 शेयर्स खरीदे थे, क्लाइंट बी ने 200 शेयर्स खरीदे, और क्लाइंट सी ने क्या किए थे, 150 जोमेटो के शेयर्स सेल किए। आज के दिन जोमेटो, सॉरी आज के दिन जीरोधा जो अपना स्टॉक ब्रोकर है उसके 3 क्लाइंट्स ने क्या क्या किया, इसने 100 शेयर खरीदे, इसने 200 शेयर खरीदे, इसने 150 शेयर बेचा। नेट नेट बेसिस पे अपना क्या हुआ, टोटल 300 शेयर्स यहाँ पे खरीदे और 150 शेयर बेचे। तो नेट नेट क्या हुआ, 150 शेयर्स का जोमेटो शेयर्स का बाइंग हुआ। नेट नेट बेसिस पे क्या हुआ, 150 शेयर्स का बाइंग हुआ। तो क्लियरिंग का यही मतलब होता है कि यहाँ पे क्या क्लियरिंग, जो अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, हर ब्रोकर के लिए, हर सिक्योरिटी के लिए, हर ब्रोकर के लिए, उसके अंदर हर सिक्योरिटी के लिए इस तरीके से कैलकुलेट करके देगा आपका नेट नेट बाइंग या फिर सेलिंग कितना हुआ, राइट। उसके बाद में क्या होता है, सेटलमेंट होता है। ये क्लियरिंग का मतलब समझा, हर ब्रोकर के लिए ऐसा हर ब्रोकर के लिए जितने भी सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेडिंग हुआ है, हर सिक्योरिटीज के लिए हम कैलकुलेट करके देंगे कितना नेट नेट बाइंग या फिर सेलिंग हुआ करके। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक बार हमने कैलकुलेट किया क्या, नेट नेट 150 का सिक्योरिटी बाई किया करके हमने कैलकुलेट कर दिया। अब होगा क्या, इसको क्या मिलेगा, 150 जोमेटो को सिक्योरिटी मिलेगा, जो 150 जोमेटो को शेयर्स मिलेगा, और उसके बदले में इसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे 150 शेयर्स के। इसको क्या बोलते हैं, हम सेटलमेंट बोलते हैं। आई होप तुमको क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है समझता है। रिट्रेसल क्या होता है कि इस प्रोसेस में मान लो तुमको कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह है, तो तुम उस कंप्लेन कर सकते हो, फिर उसका सॉल्यूशन होगा। रिट्रेसल वैसे अभी आगे आएगा तो उसको पढ़ेंगे। पहला, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है करके। इंडिया के अंदर अपना 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। पहला कौन सा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड करके, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड करके। दूसरा, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके। ये 2 क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। इनका काम क्या होता है, पहला काम तो जो मैंने यहाँ पे बताया ये वाला काम होता है, क्लियरिंग का काम होता है। पहला काम तो क्या होता है, क्लियरिंग का काम होता है। दूसरा इनका काम क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करना। क्या, काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करना, वो कैसे, जरा देखो यहाँ पे। एक यहाँ पे कौन है अपना ब्रोकर, जीरोधा है करके, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ब्रोकर कौन है, लेट्स से एंजल वन, ठीक है। इसका कोई क्लाइंट होंगे, इसके भी क्लाइंट रहेंगे, क्लाइंट के बिहाफ पे ये ब्रोकर्स लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने आपस में ट्रेडिंग किया, ये वाला ले लेते हैं, नेट नेट बेसिस पे इसने क्या किया, 150 शेयर्स खरीदे, 150 शेयर्स इसने खरीदे। तो इसके बदले में ये जोमेटो वाला, जीरो वाला क्या करेगा, उसको पैसा देगा। लेट्स से एंजल वन से उसने नेट नेट क्या 150 शेयर्स खरीदे और उसके बदले में पैसा देगा, राइट। नाउ होता क्या है कि इसने जीरोधा ने पैसे दे दिए, बट एंजल वन वाले ने डिफॉल्ट कर दिया। उसने क्या किया, बदले में शेयर्स दिए नहीं। जीरोधा ने पैसे दिए, इसके बदले में एंजल वन वाले ने शेयर दिए नहीं। तो इस केस में जीरोधा का तो नुकसान हो गया, इसको तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। बट यहाँ पे अपने को क्या बोलते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बोलते हैं हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे सर, हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, तो बीच में क्या लगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करके आता है। वो क्या बोलती है, हम कहीं से भी शेयर खरीद के लेके आएंगे और जीरोधा भाई आपको शेयर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम कहीं से भी शेयर खरीद के लेके आएंगे, आपको शेयर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करती है, काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करती है, काउंटर पार्टी रिस्क को एलिमिनेट करती है। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, सामने वाले ने डिफॉल्ट किया तो नुकसान हो जाएगा, इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। इसको ये एलिमिनेट करती है, खत्म करती है। क्यों, क्योंकि ये गारंटी लेती है ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कराएंगे। तो यदि ये 150 शेयर नहीं देते एंजल वन वाले, तो ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कहीं से भी शेयर लेके आएगी और उसको देगी, ठीक है। तो यही चीज बोलता है, और उसके बाद में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंजल वन के वाले के साथ में निपटता रहेगा। अभी देखो जरा,
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ द एक्सचेंज और अ सेपरेट एंटिटी एंड परफॉर्म थ्री फंक्शन। इसके क्या तीन फंक्शन होते हैं। पहला, क्लियर्स एंड सेटल ऑल द ट्रांजेक्शन, ये क्लियरिंग का काम करेगी और साथ में सेटल करने का काम भी इसके अंदर हेल्प करती है करके, क्लियरिंग एंड सेटल में काम करेगी। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड डिलीवरिंग शेयर्स फंड्स टू द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, बायर्स एंड सेलर्स से पैसा लेगी, उनको सिक्योरिटी देगी, ये इनका काम होता है। It provides financial guarantee for all the transactions executed on the exchange and provide risk management function. National Security Clearing Corporation, a 100% subsidiary of NSE, performs the role of clearing corporation for transaction executed of the NSE. Right? NSE पे जितने भी transactions रहेंगे उनको क्लियर करने का, सेटल करने का काम कौन करती है? नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके, राइट? ये एनएससी की ही क्या है? सब्सिडियरी, मतलब एनएससी की ही कंपनी है करके, राइट? एनएससी उसको 100% ओन करती है ना। ये तीसरा फंक्शन, पहला फंक्शन क्या? क्लियरिंग। दूसरा फंक्शन सेटलमेंट। तीसरा फंक्शन क्या है? फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड करती है कि इन केस किसी को नुकसान होता है तो हम उस नुकसान की भरपाई करेंगे। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में जीरोधा को शेयर्स नहीं मिले थे तो उसको शेयर्स दिलाने का काम कौन करेगा? ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगा। इसको बोलते हैं काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी देखो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ देखो आज ही की क्लास में इसको खत्म करा देते हैं, राइट? क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर चीजें है नहीं करके। बट यहाँ तो फिर एक काम करते हैं, आज की क्लास को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते, एक को क्लास रिकॉर्ड कर लेते हैं छोटा सा करके, 20-25 मिनट का, उसके अंदर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, राइट? तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।